हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी क्लास में आज का हमारा EORO का टेस्ट नंबर रहने वाला है 50वां। आज हम 50 टेस्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ कि आज आपके एसएसओ पर है जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है वो कौन से ज़िले में होगा। 11 ज़िलों में आपके जो EORO की है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी एसएसओ पे आज चेक कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम है वो कहाँ होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले है वो भी आपके एसएसओ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज आप चेक कर लेना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है। जैसे ही ये आपके एसएसओ पर अपडेट देते हैं तो वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम पर है वो अपडेट दे दूंगी कि यहाँ आप अब चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी ये तो आपकी न्यूज़ थी। अब हमारी बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट की। तो आज हमारा 50वां टेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपके आर्थिक समीक्षा, आपके करंट अफेयर्स, आपकी राजस्थान की जो राजस्थान जी की है उसके क्वेश्चन और पार्ट बी के क्वेश्चन। आपका एक ये भी था कि मैम पार्ट बी में जो हमारी योजनाएं हैं वो भी हमें कंप्लीट करवाइए। तो जो आपकी योजनाएं दी हुई हैं 8 योजनाएं दी गई हैं, मैंने आपको अच्छे से इसका खूब अच्छे से रिवीजन करवा दिया है। टेलीग्राम पर भी इसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अब 2-3 दिन में अब और मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा के एक बार फिर इनका रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है इनसे गलत ना हो। तो आज मैं इनके भी क्वेश्चन लेके आई हूँ आपकी योजनाओं से संबंधित, जो कि आपके पार्ट बी के सिलेबस में दी हुई है। तो चलिए, आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन हमें बताना है जो आपके भू उपयोग के आंकड़े होते हैं। भू उपयोग के आंकड़े हैं भू उपयोग सांख्यिकी। तो इस पे ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, आपकी चालू पड़त भूमि, आपकी जो कृषि अयोग्य भूमि है वो, कृषि योग्य भूमि है वो, स्थायी चारागार, गोचर भूमि, इनसे है आपके जो ये 9 प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें याद क्या करना है, इन 9 की 9 को याद करना है। बाई चांस कि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ ले। एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा आ सकता है कि इस साइड है वो आपके जो क्षेत्र दे देंगे और इस साइड है इनका प्रतिशत दे देंगे। इनका मिलान करवा सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि कौन सा सुमेलित है कौन सा असुमेलित है। सबसे पहले बात करें कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की बात करें तो 52.34%, ये आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 52.34% है। फिर बात करें कृषि योग्य भूमि तथा उत्सर भूमि की। कृषि योग्य नहीं, ये अयोग्य होगी क्योंकि उत्सर भूमि है वो अयोग्य होती है। तो कृषि अयोग्य भूमि तथा उत्सर भूमि है वो है 6.91%, बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछ ले कि कृषि के अतिरिक्त अन्य भू उपयोग भूमि है तो वो कितनी है, वो है 5.86%। अब पूछ ले चालू पड़त भूमि, तो चालू पड़त भूमि आपसे पूछ ले कि चालू पड़त भूमि कितनी है, तो 4.89%, 4.89% है वो आपकी चालू पड़त भूमि है। इसमें आपसे अन्य चालू पड़त भूमि भी पूछा जा सकता है। अन्य चालू पड़त भूमि तो वो कितनी है, वो आपकी है 6.10%। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.34%, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद आपकी चालू पड़त भूमि है 4.89%। अन्य चालू पड़त भूमि है वो कितनी है, 6.10%। कृषि अयोग्य भूमि पूछ ले तो 6.91% है। अगर आपसे पूछ ले कि कृषि के अतिरिक्त अन्य भू उपयोग भूमि है तो वो कितनी है, 5.86% है। स्थायी चारागाह पूछ ले, स्थायी चारागाह या फिर जो अन्य गोचर भूमि आपसे पूछ ले तो वो कितनी है, वो है 4.86%, 4.86%। वानिकी पूछ ले, वानिकी तो वो है आपकी 8.08%, 8.08%। वृक्षों के झुंड और अगर बाग का क्षेत्र पर पूछ ले, वृक्षों के झुंड और बाग का क्षेत्रफल, तो ये है 0.09%। तो ये मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिया है। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 चालू पड़त भूमि है वो 5.89 ना होकर कितनी है, 4.89% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका की पदावधि निर्धारित की गई है? धारा 7, 6, 5 और 4 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 7। धारा 7 में क्या दिया गया है? नगरपालिका की पदावधि, नगरपालिका की पदावधि। उसमें बोला गया है कि जो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसकी जो पदावधि होगी यानी कार्यकाल होगा। और अगर कोई नगरपालिका है उसका विघटन हो जाता है 5 वर्ष से पहले, तो जो शेष बचा हुआ कार्यकाल होगा उसके लिए जो अगली वाली यानी नई नगरपालिका है वो चुनी जाएगी। और जो नए चुनाव है वो कब होंगे? 6 माह में हो जाएंगे। नए चुनाव है वो 6 माह में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई जो आपकी नगरपालिका है उसका विघटन हो गया और उसमें ओनली 6 ही माह बचे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका चुनाव हो, फिर उसका अगले कार्यकाल में ही चुनाव करा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें सिर से पैर तक यानी सिर से आगे नीचे पैर तक है वो महिलाएं कौन कौन से आभूषण पूछती हैं, उनका सही क्रम हमें बताना है। तो पहला है इसमें बोर, बिंदिया, टेडी बल्को। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि बोर है ये सिर का हो गया, बिंदिया ये माथे की होगी, फिर ये सिर का आभूषण आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अगले की बात करें, बोर, टेडी बल्को, बिंदिया, हाँ ये हो सकता है, ये सिर का, फिर ये भी सिर का, बिंदिया माथे की, फिर नथ आपके नाक की आ गई, चूंप आपके दांत का आ गया, गलपटियो गले का, कड़ला फिर आपके हाथ का। तो हाँ ये आपका राइट क्वेश्चन हो सकता है। अगले में देख ले तो बोर के बाद नथ, नहीं ये भी नहीं हो सकता। बोर के बाद वापिस बिंदिया फिर नथ, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट कौन सा होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है बी। इस प्रकार आप पहले देखेंगे कि जैसे पहले ये बोर है ये अपने सर का आभूषण है, टेडी बल्को भी सर का है, फिर बिंदिया माथे का आ गया, फिर नथ नाक का आ गया, चूंप आपके दांत का आ गया, गलपटियो गले का आ गया और फिर आपके हाथ का आ गया। तो ये आपका जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कामेश्वरालय मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और केरल। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना। जो कामेश्वरालय मंदिर है वो तेलंगाना के मुलुगु में स्थित है, तेलंगाना के मुलुगु में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो किया गया, तो उसकी आधारशिला है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रखी गई थी। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा रखी गई थी। तो ये अभी चर्चा का विषय था। तो आपका राइट आंसर, कामेश्वरालय मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना के मुलुगु में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर और जोधपुर। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसी क्या कि उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है, इसे और क्या बोलते हैं? फर्स्ट बी भी बोला जाता है। तो इसका जो आपका इसमें जिले की बात करें तो इसमें जिले है गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी ऑप्शन 2 है आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तरी पश्चिमी जो सिंचित मैदानी क्षेत्र आपसे पूछ ले तो वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, 2 जिले आएंगे। अगर इनमें आपको पूछ ले कि मुख्य फसलें कौन कौन सी है, मुख्य फसलें भी इनमें पूछा जा सकता है। तो अगर आपको खरीफ से पूछ ले कि खरीफ की कौन सी फसल है, तो खरीफ में तो आप करोगे कपास और गवार, कपास और गवार। अगर आपसे पूछ ले कि रबी की मुख्य फसल है, तो आप करोगे गेहूं, सरसों और चना, ये इसकी मुख्य फसलें हैं, ये रबी की हैं और ये आपके किसकी है? खरीफ की है। अब बाड़मेर व जोधपुर की बात करें तो जो आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो उसके अगर जिले आपसे पूछ ले तो वो है बाड़मेर और जोधपुर, जिसे फर्स्ट ए भी बोला जाता है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें सम्मिलित जिले हैं बाड़मेर व जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 के अंतर्गत नगरपालिका की पदावधि प्रथम निर्वाचित सदस्यों की बैठक दिनांक से अधिकतम कितने समय की हो सकती है?
तो अधिकतम प्रथम बैठक पूछ लिया, प्रथम निर्वाचित सदस्यों की बैठक से, तो ये कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, 5 वर्ष की। अब एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग फॉर्मेशन में कई बार लेके आती हूँ ताकि आपको पता चल सके, आप लैंग्वेज पढ़े। देखिए आपको सब चीज़ें याद हो सकती है, समझ में आए हो सकती है, लेकिन जब आपको समझ में आए होगी तो आपसे क्वेश्चन को चाहे घुमा फिरा के कैसे ही उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दे, आप उसका आंसर है वो दे पाओगे। अब आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन मैं आपके लिए कितने काफ़ी बड़े लेके आती हूँ, एक ही क्वेश्चन में वो 5 से 6 क्वेश्चन बना के मैं लेके आती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब मैं बनाने को तो ऐसे सीधा भी बना के लेके आ सकती हूँ कि हाँ कि आपका जो 2022 21-22 है उसमें कुल खाद्यान्न कितना हुआ, बस 4 ऑप्शन दे देती, सीधा हो जाता। लेकिन नहीं, मैं आपके लिए लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपको अगर डाटा याद है तो आप लैंग्वेज के क्वेश्चन बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो। एग्जाम में अगर आपसे सीधा लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका ये ना हो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। तभी मैं एक क्वेश्चन को बड़ा बनाती हूँ, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन करती हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोत हांकर सरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, नाक में, कानों में, गले में और पैरों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोत हांकर सरी, ये तीनों आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो टॉपिक होते हैं, जैसे आभूषण का टॉपिक हो गया, वेशभूषा का टॉपिक हो गया, शब्दावली का टॉपिक हो गया, इनके ये प्लस पॉइंट होते हैं क्योंकि ये अपने आसपास ये परिवेश देखते हैं। तो इनके यहाँ जो बच्चे हैं जो शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिसु ब्रेन वेवलर, वो ब्रेन वेवलर पक्षी की नई प्रजाति कहाँ देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में जो लिसु ब्रेन वेवलर है उसकी नई प्रजाति देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में असत्य कथन है हमें बताना है। यह भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य में नोडल एजेंसी आपसे पूछ ले कि राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय व राज्य का जो वित्त पोषण का अनुपात है तो 60, ये देखिए ये इसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान से नहीं देखते ना कि 40-60 दे रखा है तो हम सही टिक कराते, लेकिन ये गलत है, ये होगा आपका 60-40, यानी केंद्र का 60% और आपका राज्य का 40%। तो आपका असत्य कथन हो गया ऑप्शन है थर्ड। तो आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, PMFME जो आपकी ये योजना है, इसके बारे में याद रखना है कि यह भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में जो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उनके उन्नयन के लिए शुरू की गई है। राज्य में नोडल एजेंसी पूछे तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इनका वित्त पोषित अनुपात पूछ ले तो केंद्र का 60 और राज्य का 40%, और अगर ये पूछ ले कि इसकी अवधि वर्ष कितनी है तो अगले 5 वर्षों के लिए, यानी 2020-21 से 2024-25 तक इसकी अवधि रहेगी। इसमें 10,000 करोड़ के परिव्यय की इसमें परिकल्पना की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत नगरपालिका शासन नगर या निकाय में निहित होता है, 8, धारा 7, धारा 6 और धारा 5। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट, धारा 8। राइट आंसर हो जाएगा धारा 8। धारा 8 में क्या दिया हुआ है कि जो नगर पालिका का शासन है वो नगर पालिका में निहित होता है, यानी कि जो नगर पालिका शासन जो आपके नगर पालिका बोर्ड हो गया, नगर पालिका बोर्ड हो गया या फिर नगर परिषद हो गया या नगर निगम हो गया, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्षों के माध्यम से उनमें निहित होता है। तो ये किस में दिया हुआ है, धारा 8 में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है कि जो इस साइड हमारे जो अभ्यारण्य दिए हुए हैं और इस साइड है उनके लिए कि ये किस प्रजाति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है।
ताल छापर अभयारण्य जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो ये किसके, मगरमच्छ या घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये बाघ के लिए और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन क्रेन के लिए। तो ये जो आपका कूट होगा ये आपको नीचे जो आपका दिया होगा ऑप्शन दिया होगा उसमें से हमें राइट टिक करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। अब जो अभी चर्चा में है या जिनको जो ये आपकी पुस्तकें हैं इनसे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लेखक शशि थरूर, विद्या प्रकाश दत्त, विमल जालान और प्रीति शेनॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, उसके लेखक कौन है, ऑप्शन 2 विद्या प्रकाश दत्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 विद्या प्रकाश दत्त। अगर हम बात करें विमल जालाल जो है इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी है द इंडियन स्टोरी इनकी पुस्तक है। अगले बात करें प्रीति शेनॉय, तो प्रीति शेनॉय की जो पुस्तक है वो है ए प्लेस कॉल्ड होम, तो ये है प्रीति शेनॉय की बुक। अगर हम बात करें शशि थरूर की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वो है आपकी पैक्स इंडिया। तो ये देखिए हमने एक ही क्वेश्चन में है वो 4 जो आपकी बुक्स हैं वो याद कर ली। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है ये है विद्या प्रकाश दत्त की, पैक्स इंडिया शशि थरूर की, द इंडियन स्टोरी है आपकी विमल जालान की और ए प्लेस कॉल्ड होम ये है प्रीति शेनॉय की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी जल संचय योजना के बारे में असत्य कथन है हमें बताना है। यह प्रारंभ हुई 19 दिसंबर 2021 में। नोडल विभाग जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। अगर इसका प्रशासनिक विभाग पूछा है तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, या फिर सभी सत्य हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रारंभ है ये 2019 में हुई थी। प्रारंभ कब हुई थी, 2019 में हुई। राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करें तो प्रारंभ 2019 में, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो राज्य में जो वर्षा का जो जल है उसका अधिकतम है वो संग्रहण किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और उसका जो जल है उसको उपलब्ध करवाया जाए। यानी जो वर्षा की जल है उसका जो उसका उपयोग करें वो अनुचित यानी न्यायोचित रूप से करें। नोडल विभाग पूछे, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23A का उल्लंघन किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग क्या दंड निर्धारित कर सकता है। अधिकतम 2000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष की अवधि तक नगरपालिका का सदस्य चुना जाने हेतु निर्हित या अयोग्य किया जाना। अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष की अवधि तक नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य किया जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो आपकी धारा 23 है, धारा 23 में दिया हुआ है कि जो ये यानो यानी डीजे वगैरह ध्वनि विस्तार को आदि के उपयोग पर रोक, ये किस में दिया हुआ है, धारा 23 में दिया हुआ है। धारा 23 में बताया गया है कि नगरपालिका के निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद अगर निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया तक यानी जब तक है आपके चुनाव होकर आपका रिजल्ट आता है तब तक प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार या फिर उसके द्वारा कोई भी जो एजेंट तैयार किया जाता है उसके द्वारा अगर कोई यानो या ध्वनि जो विस्तारक होते हैं, होर्डिंग होता है, पोस्टर बैनर, अगर उनका यूज किया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग है उस पर युक्त प्रतिबंध है वो लगा सकेगा। ये किसमें, धारा 23 में दिया हुआ है। इसमें पहले जुर्माना है वो 2000 रुपये था, 2000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष की अवधि तक है नगरपालिका द्वारा उसे अयोग्य ठहराया जाना था। लेकिन अभी 20 मार्च 2020 को इसको संशोधन करके है वो कितना कर दिया गया है, 5000 कर दिया गया है। तो अब उल्लंघन किया जाता है तो 5000 रुपये का जुर्माना और 6 वर्ष तक की नगरपालिका सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जो कि अपराध का जो संज्ञान है वो स्वयं न्यायालय है वो नहीं ले सकता, स्वयं कोर्ट नहीं लेगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होगा वही इसकी शिकायत करेगा।
सीधा कोर्ट है, इस पे कोई कार्यवाही नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची 2 है, उनका मिलान करना है। इस साइड आभूषण और इस साइड पहने जाने वाला अंग। बोरला है, लटकन, जंजीर और तोड़िया। सबसे पहले बोरला, तो बोरला है वो सिर में पहना जाता है। लटकन है वो पहनी जाती है नाक में। जंजीर है वो कमर में पहनी जाती है। और जो तोड़िया है वो पहना जाता है पैर में। तो आपके राइट आंसर ये हो जाए, ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी। तो नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा उस पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष, बिल गेट्स, जिमी सोनी और सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक है, इसके लेखक है बिल गेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2। अगर हम बात करें सागरिका घोष, तो इनकी जो पुस्तक है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये लिखी थी सागरिका घोष ने। अब हम बात करें जिमी सोनी की, तो जिमी सोनी ने लिखा था दी फाउंडर्स, ये लिखी थी किसने, जिमी सोनी ने। अगर बात करें सुभाष चंद्र गर्ग की, तो इन्होंने लिखा था दी $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये किनकी है, सुभाष चंद्र गर्ग की है। तो सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी, और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स, जिमी सोनी की दी फाउंडर्स, और सुभाष चंद्र गर्ग की दी $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आप सभी को इजी लगेगा, क्योंकि हर सभी को ये पता है कि जैव विविधता दिवस है वो कब बनाया जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार वही हमारे गलत होते हैं, या तो हम ढंग से पढ़ते नहीं हैं या फिर जल्दी जल्दी में है हम उसे गलत टिक कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है मनाया जाता है 22 मई को। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। अगर 22 अप्रैल की बात करें, तो विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये है 5 जून को, पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को। और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस ये बनाया जाता है 16 सितंबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th है हमारा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए किस धारा के अंतर्गत साधारण निर्हरताएं या अपात्र उल्लेखित है। धारा 24, 22, 20 और 25 में। तो ये धारा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो योग्यताएं दी हुई है, तो उसमें से जो योग्यताएं देकर है आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो अयोग्यताएं दी हुई है वो होनी चाहिए धारा 24 के अकॉर्डिंग। तो इनमें जितनी भी दी हुई है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जानी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1st, धारा 24 है। धारा 24 में जो सदस्यों के लिए जो साधारण अयोग्यताएं दी हुई है वो धारा 24 में दी हुई है। जैसे पहली तो है कि जो सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा 6 माह या अधिक का कारावास, 6 माह या अधिक के कारावास से अगर दंडित किया गया, लेकिन अगर कारावास से मुक्त होने के 6 वर्ष बाद है, ये योग्यताएं नहीं होंगी। ये अयोग्यताएं हैं वो नहीं होगी। यानी जो सक्षम न्यायालय उसके द्वारा अगर 6 माह या अधिक का कारावास दंडित है तो ये अयोग्य होगा। अगली बात करें कि अगर न्यायालय में ऐसा कोई मामला है जो विचाराधीन है, जिसमें कि 5 वर्ष या उससे अधिक की जो सजा है वो हो सकती है, तो भी वो अयोग्य होगा। अगली अयोग्यता क्या होगी कि जो न्यायालय है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया हो जिस अपराध में जो नगरपालिका की संपत्ति है, नगरपालिका की संपत्ति का गबन किया गया हो, तो वो अयोग्य होगा। एक इसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है 1954, उसके तहत भी सजा मिली है, तो वो भी अयोग्य होगा। अब ये थोड़ा सा अगर ऑप्शन में दे दे तो हमें थोड़ा सा डाउट होगा कि खाद्य अपमिश्रण जो अधिनियम है, उस निवारण अधिनियम है, उसका इससे क्या जो भी इसका है कि है क्या है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये होगा, अगर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 है, उसके तहत अगर सजा हुई है तो भी वो व्यक्ति है वो अयोग्य होगा।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो आपकी 1973 है, 1973 की धारा 110 है, उसके तहत कोई आदेश है तो भी अयोग्य होगा। केंद्र राज्य या स्थानीय प्राधिकार के अधीन किसी भी सेवा से दुर्व्यवहार के कारण है वो हटा दिया गया हो, यानी केंद्र हो या राज्य हो, स्थानीय प्राधिकार के अधीन अगर कोई सेवा में दुर्व्यवहार किया गया हो और फिर उसे उस कारण से हटा दिया गया है तो भी अयोग्य होगा। ऐसा व्यापार किया हो जो वैध नहीं हो, ऐसा कोई व्यापार किया गया है जो कि अवैध हो, उसके लिए भी। या फिर 27 नवंबर 1995 के बाद है 2 से अधिक संतानें होंगी तो भी वो अयोग्य होगा। कोई लाभ का पद है उसने धारण कर रखा है तो भी अयोग्य होगा, यानी केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी जो वो है वो पूर्णकालिक या अंशकालीन वेतनिक पद पर अगर वो काम कर रहा है तो भी होगा। और जो आगे जो धारा 35 और 41 दी हुई है, 35 और 41 दी हुई है, अगर उनके अधीन अयोग्य है तो भी वो अयोग्य हो। और एक तो ये जो है वो सिंपल सी है कि कोई दिवालिया या फिर विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो तो भी वो अयोग्य होगा। तो इस अधिनियम में जैसे उपबिंद प्रावधान को छोड़कर अगर नगरपालिका को और भी कुछ लगे कि किसी संविदा में स्वयं या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का हिस्सा रखा गया उसका, तो भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये इतनी सारी मैंने आपको 10-11 बता दी हैं, ये सारी की सारी इसकी अयोग्यताएं होती हैं। तो आप एक बार इन्हें जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें जैसे वो खाद्य अपमिश्रण वाला हो गया या फिर जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की धारा 110 के तहत कोई आदेश हो, तो ये जब आपके सामने आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर देगा कि हाँ हो सकता है कि ये अयोग्यता ना हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 24। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन सी जाति के होते हैं? रेबारी, जाट, छिंपा और गुज्जर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रेबारी या फिर रायका। रेबारी या रायका जाति के जो बॉम्बे होते हैं वो संत बाबूजी के शिष्य होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कवार जल विद्युत परियोजना के बारे में सत्य कथन है। कवार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की परियोजना है। तो हाँ, ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और अगर ये पूछ ले कि कितने मेगावाट की है तो ये 540 मेगावाट की परियोजना है। 540 मेगावाट की परियोजना है। सत्य पूछा है तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि जो कवार जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर की है, चिनाब नदी पर है, 540 मेगावाट की परियोजना है। अगर बात करें कर्नाटक की सिंचाई परियोजना जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है तो वो कौन सी है? वो है ऊपरी भद्रा परियोजना। ऊपरी भद्रा परियोजना जो कि कर्नाटक की सिंचाई परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ऊपरी भद्रा परियोजना। आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, तो अरुणाचल जो कामेंग जल परियोजना है, कामेंग जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। तो ये कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। कितने की है? 600 मेगावाट की है। 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है कामेंग जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी है। अगर तीनों में से कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको राइट क्लिक करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी 11 अक्टूबर 2014 से, 20 नवंबर 2019 से, 20 नवंबर 2016 से और 2015 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2, 20 नवंबर 2019। आपसे पूछ ले महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना क्या है, तो ये शुरू तो हुई थी 20 नवंबर 2019 को। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन है वो गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित करना हो। ठीक है। दूसरा, इसके तहत है वह 22 जिलों में गांधी ज्ञान पुस्तकालय केंद्र है, गांधी ज्ञान पुस्तकालय केंद्र है वो स्थापित किए गए, और 14 नवंबर को ये आपको याद रखना है, 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस है मनाया जाता है। मेरा गांव मेरा गौरव, तो ये दिवस से मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना को अच्छे से याद रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, 20 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछ ले 11 अक्टूबर 2014, तो इस दिन है वो सांसद आदर्श
आदर्श ग्राम योजना है, ये स्टार्ट की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। सांसद ग्राम योजना क्या है? जो सांसद होंगे उनके द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन करके उन्हें आदर्श ग्राम बनाना, ये इसका उद्देश्य था। इसके 2 चरण हुए। फर्स्ट चरण में है वो 34 ग्राम पंचायतें वो गोद ली गई थी, और दूसरे चरण में है वो 7 ग्राम पंचायत गोद ली गई थी। तो ये भी आपके जो आर्थिक समीक्षा में मेंशन की गई योजनाएं हैं, चाहे सांसद आदर्श ग्राम योजना हो, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूबन मिशन है वो हो, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए अपात्र है? अभी हमने वो अपात्र यानी अयोग्यताएं देखी, तो अब उनमें देखते हैं कौन कौन सी है। 6 माह या अधिक के कारावास से दंडित व्यक्ति, जिसे कारावास से मुक्त 6 वर्ष नहीं हुए, बिल्कुल सही है। अगर 6 साल हो जाते हैं तो वो अयोग्य नहीं होगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। जहां धारा 35 और 41 में योग्यताएं जो अयोग्यताएं और दी गई है, उनके साथ साथ अगर धारा 245 के अधीन अगर दोषी है तो भी वो अयोग्य होगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए हों या विचारणीय हो, यानी अगर किसी कोर्ट में है, उनके खिलाफ है वो मामला चल रहा है, और उस जो उनका जो अपराध है भी अभी जो विचारणीय है कि उन्होंने ऐसा किया है, अगर उस अपराध के अकॉर्डिंग 5 वर्ष से उससे अधिक का कारावास उन्हें हो सकता है, तो फिर वो अयोग्य होंगे। तो यानी ये तीनों ही सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है जेला, जमेला, पिप्पल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान, अंगुली, हाथ और गला के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कान के। जेला है ये आप याद रखिएगा, कान का है, तो इसके साथ अगर कोई आई, जेला, जमेला, पिप्पल पत्रा, अंगोटिया, ये किस आभूषण के, ये किस अंग के आभूषण है? तो ये कान के है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, समर्थ पहल संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका व उद्यम उपलब्ध कराने के लिए, और महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, इसके साथ है वो जो दवाइयाँ हैं उनकी होम डिलीवरी करवाना, ये आपकी सेहत पहल है। कौन सी है? सेहत पहल है। दूसरे की बात करें विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए, तो वो आपकी कौन सी पहल है? वो है आपकी तेजस पहल। हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका व उद्यम उपलब्ध करवाना यानी सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता विभाग है उसकी ये पहल है। तो ये कौन सी है? स्माइल योजना। ये है स्माइल योजना। और महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, वो है आपका समर्थ पहल। ये किसके? ये एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके द्वारा चलाई गई योजना है। तो आपको मैंने एक साथ 4 योजनाएं बता दी है। जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है सेहत पहल, विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित कराना तेजस पहल, और हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका व उद्यम उपलब्ध कराना आपकी स्माइल योजना है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है। और महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है, वो कौन सा है? समर्थ पहल से संबंधित। समर्थ पहल ये योजना है किसके द्वारा? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य में दिसंबर 2022 तक सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है 13,531 मेगावाट, 13,431 मेगावाट, 14,521 मेगावाट और 14,431 मेगावाट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 13,531 मेगावाट है वो दिसंबर 2022 तक है वो अधिष्ठापित क्षमता है। अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में और बात करें तो राजस्थान में सौर दिवस की बात करें तो वो कौन से है? 325 दिवस से अधिक है वो सौर दिवस है। ठीक है। सौर क्षमता की बात करें, जो आपकी सौर ऊर्जा उसकी क्षमता की बात करें तो राजस्थान की क्षमता है वो कितने? 142 गीगावाट।
142 गीगावाट। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्या पता इनसे क्वेश्चन पूछ ले। हमारा लक्ष्य कितना है? हमारा लक्ष्य है 30 गीगावाट का। कितना? 30 गीगावाट का। अगर वैसे भी पूछ ले कि हाँ इनको डिवाइड कीजिए, 30 गीगावाट है, तो इसमें जो सोलर पार्क होंगे, सोलर पार्क 24 गीगावाट। उसके बाद वितरण केंद्र देख लें, वितरण केंद्र देख लें तो वो 4 गीगावाट। सोलर रूफटॉप देख लें, रूफटॉप देख लें तो वो 1 गीगावाट। और सोलर पंप देखें, सोलर पंप देखें तो पंप देखें तो वो कितना? 1 गीगावाट। ये हमारा लक्ष्य है। तो आपको ध्यान रखना है, क्षमता 142 गीगावाट, लक्ष्य 30 गीगावाट है, जिसमें कि आपके सोलर पार्क 24 गीगावाट के, वितरण के अंदर 4 जो गीगावाट हैं, सोलर रूफटॉप 1 गीगावाट और सोलर पंप 1 गीगावाट। इसमें हम और क्या हमसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार का पहला सोलर पार्क वो आपका भड़ला जोधपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि 4 चरणों में है वो पूर्ण हुआ। इसकी क्षमता आपसे पूछ ले, इम्पोर्टेंट है, कितनी होगी? 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट है वो क्षमता है आपकी भड़ला जोधपुर की। अगर राज्य सरकार का पहला पूछ ले तो वो है आपके नोख जैसलमेर में। नोक कहाँ पे है? जैसलमेर में। निजी क्षेत्र का पूछ ले, निजी क्षेत्र का कहाँ पे है? तो अगर पहला पूछ ले निजी क्षेत्र का तो वो तो है आपके खींवसर नागौर में। दूसरा पूछे तो दूसरा है आपका धुड़सर। दूसरा कहाँ पे है? धुड़सर, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपके सौर ऊर्जा से संबंधित जो तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैंने पूरा डिटेल में कहाँ पर कितने हैं, नवीनीकरण अनवीकरण ऊर्जा के बारे में सारा डिटेल से मैंने आपको पढ़ाकर उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। तो आप वो भी बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता नहीं रखता? जो खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित पाया गया, बिल्कुल सही। जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात उल्टा नहीं गया हो। अब आप थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िएगा। जिसे केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, यानी हटा दिया गया हो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी होगा, लेकिन यहाँ पे धारा 117 की जगह क्या होगा? 110 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड सूची फर्स्ट और उस साइड सूची सेकंड दी हुई है। हमें बताना है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं उनकी सूची, यानी जो महिलाएं थी वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य और कुमारी कुसुम गुप्ता। जो सावित्री देवी भाटी थी वो जोधपुर से बिलोंग करती थी, भगवती देवी उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से। तो आपका ए में 2 हो जाएगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा, सी में फोर्थ हो जाएगा और डी में थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका कूट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आप ये क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में एससी के बच्चों को शिक्षा व आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट योजना, श्रेष्ठ योजना, निपुण योजना और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देश के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में एससी के बच्चों को शिक्षा व आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए श्रेष्ठ योजना है वो चलाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपके डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है वो अनुसूचित छात्रों को यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई है, कोचिंग योजना चलाई गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना अनुसूचित छात्रों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए जो मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगी। निपुण योजना है, ये क्या है? ये है कौशल विकास और उद्यमिता निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय ने चलाई है निपुण योजना। आगे बात करें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम,
तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए है। किसके लिए है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 2022 से 2027 तक के लिए कार्यक्रम है वो चलाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अब मैं जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आती हूँ, ये चार ऑप्शन में होते हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपको सोल्व करवाती हूँ ताकि आप कम समय में है वो ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, ज़्यादा है वो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। राज्य सरकार का लिग्नाइट आधारित प्रथम थर्मल पावर प्लांट, केंद्र सरकार का प्रथम पावर प्लांट जो कि लिग्नाइट आधारित ही है, संयुक्त क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का, और इस साइड है वो पावर प्लांट है वो दिए गए हैं। तो पहले की बात करें राज्य सरकार का लिग्नाइट आधारित प्रथम थर्मल पावर प्लांट, तो ये है गिरल बाड़मेर में। ये कहाँ पे है? गिरल बाड़मेर में है, जो कि आरवी यूनल का है, आरवी यूनल का है, तो गिरल बाड़मेर में है। दूसरे की बात करें केंद्र सरकार का लिग्नाइट आधारित प्रथम थर्मल पावर प्लांट, ये है बरसिंहसर नेवली बीकानेर में, बरसिंहसर नेवली बीकानेर में है। अगले की बात करें संयुक्त क्षेत्र का लिग्नाइट आधारित प्रथम पावर प्लांट है, तो ये कहाँ पे है? ये कपूर्डी जालिपा बाड़मेर में है, ये है कपूर्डी जालिपा बाड़मेर में। और निजी क्षेत्र का निर्धारित जो निजी क्षेत्र का लिग्नाइट आधारित है, ये यहाँ पे लिग्नाइट आधारित होएगा, निजी क्षेत्र का लिग्नाइट आधारित प्रथम जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो है JSW बाड़मेर भादरेज। तो आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, सेकंड में आ जाएगा फर्स्ट, और थर्ड में आ जाएगा सेकंड, और फोर्थ में फोर्थ। तो ये जो नीचे आपका कूट दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ऊर्जा का टॉपिक हो गया, खनिज का टॉपिक हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो मैंने आपको ऊर्जा का टॉपिक है जिसमें सारे के सारे प्लांट चाहे वो नेफ्ता आधारित हो, प्राकृतिक गैस पे आधारित हो, और जो हमारे बजट 2021-22 है इनमें किन किन की घोषणा की गई है कि हाँ कौन से काम पे है वो लगेंगे। जैसे गुड्डा बीकानेर की गई है 125 मेगावाट की है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डिटेल से बताए, लेकिन वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, क्लासेज हैं, यानी 15 से 20 मिनट की होगी। अगर आप चाहें कि उसे 2 की स्पीड करके फुल स्पीड करके आप उनका रिविज़न करना चाहें तो मैं इस क्लास के नीचे उनकी प्ले लिस्ट है वो डाल दूँगी, ताकि आपका एक बार अच्छे से रिविज़न हो जाए। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उन टॉपिकों का पता है कि हाँ इनसे क्वेश्चन बनता है, तो वो टॉपिक हमें अच्छे से रिवीजन करके जाने चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखता है, जिसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 35 या 41 के अधीन अपात्र हो। बिल्कुल सही है। जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन कोई वेतनिक या अंशकालीन नियुक्ति धारण करता हो, ये भी अयोग्य होगा। जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी वृत्ति या व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अब देखिए मैंने आपकी धारा जो 24 थी जिसमें जितनी भी अयोग्यताएं थी उसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए। एक बार मैंने सारी योग्यताएं आपको याद करवा दी, फिर उसका क्वेश्चन बनवा दिया, ताकि आपको इस धारा से इन अयोग्यताओं से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक भी आपका गलत ना हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है तेथड़ आभूषण है वो पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में या फिर कानों में। तो तेथड़ आभूषण है ये स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है अमृत मिशन योजना के फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों का प्रतिशत अंशदान कितना है? 40%, 25% और 25, ये केंद्र, ये स्टेट और ये स्थानीय निकाय, ठीक है। 60-20-20, 50-30-20। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। केंद्र सरकार का 50%, फिर राज्य सरकार का 30% और नगर निकाय का 20%। और पूछा कौन सा है? 10 लाख से कम। अगर हम अमृत मिशन योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो घर को है वो पाइपलाइन द्वारा जल पूर्ति या सीवर कनेक्शन है वो उपलब्ध करवाई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें हमने बात की कि इसमें जो है आपके राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे 28, और जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर था वो था एक, जो कि कौन सा था? झालावाड़ था। वो कौन सा था?
झालावाड़ था। ठीक है, अगर अब इसमें जिला मुख्यालय की बात करें कि जिला मुख्यालय पर कितने थे, तो 26 थे और बाकी के कहाँ थे, सॉरी 23 थे और बाकी जो अन्य शहर थे जैसे हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, गंगापुर सिटी, ये जो अन्य शहर थे उनमें ये योजना संचालित थी। अब अगर हम इसके वित्तीय प्रावधान की बात करें, वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इसमें दो थे। एक तो थे सामान्यतः यानी 10 लाख से कम वाले, 10 लाख से कम वाले, और एक थे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे, यानी एक 10 लाख से अधिक थे। जो 10 लाख से कम थे उसमें 50% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार और 20% है वो नगर निकाय था। लेकिन अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो इनमें 33.33% केंद्र के, 33.33% राज्य के और 33.33% नगर निकाय के। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हो गए थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा हो गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। मैंने आपको एक बार फिर ये पूरी की पूरी योजना है वो अच्छे से रिकॉल करवा दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 43.75%, 46.75%, 46.76% और 43.74%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा, 43.74%। जो प्रचलित कीमत की बात करें चाहे स्थिर कीमत की बात करें, दोनों में ही जो सेवा क्षेत्र है उनका योगदान कितना है, 43.74% है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, व्यापार आ गया, व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा और स्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, ये सारे किस में आते हैं, सामुदायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सेवाएं, ये आती हैं आपके सेवा क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगरपालिका सदस्य चुने जाने हेतु अपात्र है, किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या फिर अंशतः वित्त पोषित हो के अधीन वेतनिक या अंशकालीन नियुक्ति धारण करने वाला, जो अनुमोचित दिवालिया हो, जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतिचित या न्याय निर्णीत कर दिया गया हो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। कैसे भी, ये मैंने आपको बताया था कि इसे पूर्णतः हो, अंशतः हो, कोई भी वेतनिक अगर अंशकालीन नियुक्ति धारण करता है या दिवालिया या विकृतिचित है वो घोषित कर दिया गया होगा तो वो अपात्र होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुर्कियां से आशय है, मुर्कियां किस अंग में पहनी जाती है, कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँव का आभूषण और कमर का आभूषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कानों का आभूषण। और मुर्कियां कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है जो कि कानों में पहना जाता है, जो बाली के जैसा होता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत मुख्य रूप से जोर दिया गया है, किस चीज में दिया गया है, जलापूर्ति, सीवरेज सेवाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गमन करने हेतु। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सारे ही होंगे। जलापूर्ति के लिए भी है, जो पुराने जल निकाय है उनके कायाकल्प करना भी इसका उद्देश्य था, कायाकल्प करना। ठीक है, जो प्रभावी वार्ड वाले जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना भी इसका जो मुख्य उद्देश्य है। पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना, इंटरनेट तथा वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तो ये सारे के सारे इसके मुख्य कार्य थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ABCDE सारे के सारे। इसके साथ ही अगर आप याद रखना चाहे तो इस योजना में है वो 50,000 करोड़ का बजट है वो निर्धारित किया गया था। 500 शहर है, जो मतलब भारत के 500 शहरों को है इसमें शामिल किया गया, जिसमें से राजस्थान के कितने शहर हैं, 29 शहर है, जिसमें से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 28 और 1 से कम वाला वो कौन सा है, झालावाड़ है। अगर मंत्रालय की बात करें तो ये मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर कब मिला, 1987, 1988, 1989 और 1956। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, 1989 को है वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। कौन सी समिति की सिफारिश पर, यूनुस समिति की सिफारिश पर। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन विभाग की स्थापना
पर्यटन विभाग की स्थापना तो ये हुई थी 1956 में। और पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अगर कार्यालय पूछ ले तो वो कहाँ कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में और अजमेर और कोटा में। तो ये 4 जगह क्या है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। और इसके साथ में ये 3 चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगरपालिका सदस्य चुने जाने हेतु अपात्र है? नगरपालिका के साथ किसी भी आपूर्ति, संविदा, नियोजन में वह व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य, भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हिस्सा या हित रखता है। नामांकन भरते समय नगरपालिका का वेतनिक विधि व्यवसायी है। नामांकन भरते समय उस नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। ये तीनों की तीनों चीजों के लिए वो व्यक्ति अपात्र होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण है वो पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में और पैर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1st, कमर में। कंदोरा नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हृदय योजना में शामिल शहर है अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलिंकानी और वारंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आपकी हृदय योजना है इसमें 12 शहरों को शामिल किया गया है। 12 शहरों को शामिल किया गया है। जो 12 शहर यही हैं, अजमेर जो कि राजस्थान का एकमात्र शहर है अजमेर, अमृतसर पंजाब, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी और वारंगल। ये 12 के 12 शहर है इस योजना में शामिल है। हृदय योजना की बात करें तो ये योजना शुरू कब हुई थी? 21 जनवरी 2015। 21 जनवरी 2015 को। और इसकी अवधि कब तक थी? इसकी अवधि थी 31 मार्च 2019 तक। 31 मार्च 2019 तक। यह पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा। मंत्रालय की बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। और इस योजना का अगर सीधा नाम पूछ ले तो और क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो गया। ये मैंने आपको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं। और इनके साथ जितने भी क्वेश्चन और बन सकते थे तो वो करवाए। मैं हर रोज़ आपको 40 क्वेश्चन जरूर लेके आती हूँ, करवाती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको 60+ क्वेश्चन करवाती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स के भी मैं आपको जो 10 लेके आती हूँ उनके साथ है वो प्लस एक क्वेश्चन में ही आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए, आज के सेशन में हमारा इतना था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन है वो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि आप अच्छे से कमेंट करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो मेरे को भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपके लिए अगले वाले क्लास में और ज़्यादा अच्छा कंटेंट है वो लेके आती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले सेशन हमारी अगली क्लास में और अच्छे मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।